नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग करंट अफेयर्स के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने करंट अफेयर्स के लिए आपको कैसे डिवाइड किया हुआ है कि ये आपके टाइम पीरियड हैं। मान लो ये वीडियो आज आप देख रहे हो, है ना, और 21 से पहले देख रहे हो इन एनी केस, तो आप 21 अक्टूबर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, एनडीए का एग्जाम होने वाला है अगला, एनडीए 1 2023 16 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो करंट अफेयर्स मान के चलते हैं कि अगले 10 मार्च तक के आएंगे। कहां से? मैं लेके चल रहा हूं कि आपको 1 अगस्त से तैयारी करनी है, 1 अगस्त से लेकर 10 मार्च तक का। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो आखिरी एग्जाम हुआ था एनडीए 2 ऑफ 2022 वो आपका 4 सितंबर को हुआ था, है ना। तो अगर 1 महीना पहले चले जाएंगे तो दैट इज लमसम अराउंड 4 अगस्त। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, ज्यादा थोड़ा पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी है जो फुल्ली प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है। देखिए क्या, 21 अक्टूबर से मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं, तो मैंने इसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया है। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, ठीक है, मतलब 21 से 20 का मैंने साइकिल रखा है। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, 21 नवंबर से 20 दिसंबर, 21 दिसंबर से 20 जनवरी, 21 से 20 फरवरी, 21 फरवरी से 20 मार्च, मैंने 20 मार्च तक रखा है। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो 26 दिन होंगे या 25 दिन होंगे 21 मार्च से लेकर लास्ट के 16 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल तक, आपको 25 दिन प्योरली रिवीजन के लिए मिलेंगे और आप तैयार तो उधर कर ही लेंगे, लेकिन साथ में यहां पर आपको रिवीजन का मौका भी मैं देने जा रहा हूं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 21 अक्टूबर से स्टार्ट करिए और 20 नवंबर तक ये साइकिल लेके चलिए करंट अफेयर्स की आप। ठीक है, और इस पीरियड में, इस 1 महीने के पीरियड में आपको 2 महीने के करंट अफेयर्स तैयार कर लेने हैं, जो कि आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे। जो शौर्य के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे साथ होंगे। तो मैं आपको इस पीरियड के अंदर ही, मतलब 21 अक्टूबर आएगा या फिर 21 अक्टूबर से थोड़ा आगे जाएगा, तब तक आपके सितंबर तक के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस पीरियड में 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स तैयार कर लेने हैं। क्लियर है ये बात? ये मेहनत आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये 2 ऐसे मंथ्स हैं जो जहां से उम्मीद ये है कि कम सवाल बनेंगे, क्योंकि पुराना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हमें ये 2 महीने में कवर कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम जब शुरू करेंगे 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर, ये 2 महीने करंट अफेयर्स होंगे। अब यार पता है मैं क्या बता रहा हूं, देखो यार, ये जो एक आप देख रहे हो ना कि 1 महीने का है, डेली बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि शायद 4 या 5 या 5 से 7 इश्यूज से ज्यादा आते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और ऑन एवरेज 6 मान लें तो 30 दिन के हिसाब से 180 हुए, 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और आपको मैं दे रहा हूं 30 दिन, आपको मैं दे रहा हूं 30 दिन, यानी 180 का डबल कर लो। ये मैं आपको 2 दिन की तैयार करने को, 2 महीने के तैयार करने को बोल रहा हूं। 360, राइट, 360 क्वेश्चंस मैं आपसे बोल रहा हूं कि लगभग आपको प्रिपेयर करने हैं 1 महीने में, और 30 दिन होते हैं। तो यार अगर आप 30 को डिवाइड कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 दिन में 12 ही सवाल तैयार करने हुए, जो कि कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं इतना करने के लिए क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को आपको बहुत टाइम देना होता है, मैथ्स को देना होता है, राइट, बाकी सब्जेक्ट्स को। तो ध्यान ये रखिएगा कि यार 1 दिन में 12 सवाल के आसपास प्रिपेयर करने हैं। कभी मान लो करंट अफेयर्स बैठ के आपने घंटा भर पढ़ दिया, तो मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत है। कोई अगर घंटा भर पढ़ देगा ना किसी दिन बैठ के, तो मुझे लगता है कि वो शायद 1 हफ्ते के करंट अफेयर्स कर सकता है, नहीं तो 5 दिन के कर ही लेगा। और अगर वो डेली के 1-1 घंटा बैठ गया, डेली के भी, या फिर ना बैठा, डेली के हर 3 दिन में बैठ रहा है, तो भी मेरे ख्याल से महीने भर में आराम से वो यहां पर 2 महीने करंट अफेयर्स तो कर ही लेगा। ठीक है, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। तो यही चीज फंडा आप इस सारे महीने में लगाइएगा। और यहां से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, जैसे ही आपके 30 नवंबर के प्रिपेयर हुए, अब आपको मंथ वाइज चलना है, अब ज्यादा नहीं करना है आपको 1 महीना 21 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी में आपको सिर्फ दिसंबर के करंट अफेयर्स करने हैं। और मैं आपको भी कह रहा हूं कि आपको रिवाइज करने हैं ऊपर के 2। रिवीजन करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिए, पन्ने पलटते रहिए, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, पन्ने पलटते रहिए। सिमिलरली जब आप 21 जनवरी से 20 फरवरी में आएंगे तो अगेन यहां पर आपको रिवीजन करना है। जस्ट मतलब आप 1 महीने तैयार करिए जनवरी का और बाकी रिवाइज करिए। तो ये भी नहीं हुआ कि सर रिवीजन कब करें, आपका और स्ट्रांग हो रहा है, कुछ भूल भी रहे होंगे तो रिवाइज कर लिया हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 21 फरवरी से 28 मार्च आएंगे तो आपको सिर्फ फेब के तैयार करने हैं, बाकी आप रिवाइज करिए। तो 3 महीने के साथ आप 3 महीने लास्ट के देख रहे हैं, आपको रिवीजन का मौका भी मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग।
और ये सब तो ठीक है, रिवाइज भी किया, तैयार भी किया, उसके बाद आपको इजीली लास्ट के 25 दिन मिलेंगे जहां पर हम भी आपके साथ बहुत सारी सीरीज लेके आ रहे होंगे, करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही होगी, तो वहां पर आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हो मेरे साथ। तो करंट अफेयर्स के सवाल बहुत 10 आते ही आते हैं, देख लो यार, है ना, और लास्ट टाइम भी बहुत तगड़े तरीके से फंसे थे, तो इस पर बहुत ध्यान देना। मेरे हिसाब से कम समय देकर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर भी उसमें चांसेस कम होते हैं स्कोर करने के, ठीक है। तो इसको इस तरह से फॉलो कर लेना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कि सफलता पाने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता, एक शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त हमें कोई स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स भी बना लेनी चाहिए। तो वही स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स एनडीए के आपके रिटन एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के पेपर के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कि वैसे तो मैंने कह दिया है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत करनी ही पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा ही आपको। लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे तो इतना वास्ट सिलेबस है, तो इस वास्ट सिलेबस में क्या पढ़ना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कई बार ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। और नहीं पढ़ना है का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ना है का मतलब ये है कि उसके ऊपर फोकस रखते हुए नहीं पढ़ना है। वरना हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि कनेक्टिंग होता है, उसमें जो छोटे छोटे ट्रांजिशंस पीरियड होते हैं जहाँ से शायद से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जब तक आप वो ट्रांजिशन के पीरियड्स को समझोगे नहीं, तब तक आप अगली इवेंट की पूरी कॉजेस को नहीं समझ पाओगे कि वो इवेंट्स हुई क्यों। इसलिए पढ़ना तो पूरा है आपको, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वही चैप्टर्स मैं आपके साथ में आज सिंप्लीफाई करके डिस्कस करूंगा, ताकि आप जब पढ़ें और ख़ास तौर पे पढ़ने के बाद जब रिवाइज करें तो रिवीजन में आप किन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें, और फिर प्रोबेबिलिटी की ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप बना पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। 3 चैप्टर्स यहाँ पे हमने मार्क किए: इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मौर्यन एम्पायर। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लगातार कई सालों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इवन पिछले 2 एग्जाम्स में लगातार इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे गए हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन कि कोई एक शहर है, उस शहर के अंदर क्या मिला या क्या नहीं मिला, या कोई एक आर्टिफैक्ट है, वो आर्टिफैक्ट किस शहर से हमको मिला। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि हमने सारे मेजर टाउन्स के बारे में क्लासेस में भी डिस्कस किया ही था, और आपने भी रीड किया होगा और भी कई सोर्सेज से आप पढ़ते होंगे, तो वहां से भी आपको जितने फैक्ट्स मिले, क्योंकि फैक्ट्स का कोई लिमिट नहीं होता, आपको कहीं से भी कोई फैक्ट मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर से कुछ भी मिला हुआ है, उस फैक्ट को अपनी नोटशीट में या अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाएंगे। देन वी कम टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में भी हम ये बात करेंगे कि बुद्धिज्म को फोकस में रख के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास तौर पे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, बुद्धिज्म से जुड़े हुए कौन से लिटरेचर्स थे, उन लिटरेचर्स का क्या इंपॉर्टेंस था। इस तरह के क्वेश्चंस बुद्धिज्म से पूछे जाते। तो बुद्धिज्म के बारे में जो भी स्टडी हमने किया था, जो स्टोरीज हमने डिस्कस करी थी, निर्वाण के कॉन्सेप्ट को समझा था, उनकी टीचिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था, उनके लिटरेचर्स को देखा था, वही सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन कम द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एनडीए के एग्जाम ने रिपीटेडली उस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू एम्परर अशोकास धम्म। सम्राट अशोक ने जो धम्म का प्रोपगेशन किया था, खास तौर पे वो जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है या दूसरे माइनर रॉक एडिक्ट्स है, तो एम्परर अशोक से जुड़े हुए जो रॉक एडिक्ट्स हैं, स्पेशली द 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, उससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स जो भी आपने पढ़े हैं उसको दुरुस्त करिए, उसको रिवाइज करिए, उसके ज़्यादातर पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। आगे शौर्य बैच में आने वाले चैप्टर्स में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे ही डिटेल में, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा फोकस बना के भी रखना। फिर बात होती है मिडाइवल हिस्ट्री की, यानी कि मध्यकालीन इतिहास की। अब मध्यकालीन इतिहास वैसे बहुत बड़ा है, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, और हम उसको पढ़ेंगे भी, पूरी बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जो देखा गया है पिछले 2-3 एग्जाम से कि मिडाइवल हिस्ट्री के ऊपर फोकस थोड़ा सा कम हुआ है,
यूपीएससी का, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन फिर भी लिटरेचर और आर्किटेक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड दोनों से पूछे गए हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का नंबर कम रहा है और उसकी जगह लिटरेचर और आर्किटेक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ मिडाइवल इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हमको भक्ति मूवमेंट के ऊपर भी फोकस करना है मध्यकालीन इतिहास में, जब हम सल्तनत और मुगल पीरियड को पढ़ेंगे। फिर आती है फिर आता है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें सबसे पहला टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। जब यूरोपियंस इंडिया आए थे और यूरोपियंस ने इंडिया आके पहले आपस में लड़ाई करी थी, जिसको कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं, ब्रिटिश एंग्लो फ्रेंच वॉर्स जिसको बोलते हैं। फिर साथ में ब्रिटिशर्स जब डोमिनेट कर गए थे भारत में, तो कई इंडियन पावर्स के साथ उन्होंने लड़ाई करी थी, जिसमें प्लासी की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई होती है, मराठों के साथ लड़ाई होती है, टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ लड़ाई होती है। तो ये जो सारी लड़ाइयाँ थी, एंड नॉट टू फॉरगेट दी एंग्लो पंजाब वॉर, एंग्लो सिख वॉर्स। तो ये जितनी भी लड़ाइयाँ हैं जो अंग्रेज़ों ने लड़ी थी अपने रूल को भारत में स्टैब्लिश करने के लिए, वो सारी लड़ाइयों को भी आपको फोकस करना है। जो अराइवल ऑफ यूरोपियन और उनके एस्टैब्लिशमेंट का स्टोरी है, वहाँ से भी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए। पिछली बार की एग्जाम में भी पूछे गए थे, उससे पहले भी पूछे गए थे, और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से और फोकस करके पढ़ना है। एंड देन कम्स द वेरी एवरग्रीन टॉपिक, दैट इज इंडियन रेनेसॉ, भारतीय पुनर्जागरण। ये जो भारतीय पुनर्जागरण था, जिसकी शुरुआत ऐतिहासिक रूप से राजा राम मोहन रॉय से होती है, और फिर ये लंबा आगे तक चलता है स्वामी विवेकानंद जी तक। और इसी इंडियन रेनेसॉ की वजह से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को एक इम्पेटस मिला था। इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में। और यहाँ से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे राजा राम मोहन रॉय से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो, या ब्रह्मो समाज, उनके ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो, या फिर किस तरह से ब्रह्मो समाज आगे ट्रांसफॉर्म होता है आदि ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या साधारण ब्रह्मो समाज में, या फिर कुछ प्रार्थना समाज का राइज होता है, या फिर हम देखते हैं कि सत्य शोधक समाज जैसे समाजों का राइज होता है। तो कौन सा समाज आया, वो क्या टीचिंग्स देता था, उस समाज को प्रोपोगेट करने वाले या उस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने वाले महापुरुष कौन थे, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ इसी दौर में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन भी लागू किए थे, जैसे सती प्रथा को बैन करना, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट को पास करना। तो इस तरह के सोशल लेजिस्लेशन के ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। इन सोशल लेजिस्लेशंस को करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन सोशल लेजिस्लेशंस को पुश करने वाले इंडियन रिफॉर्मर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन रेनेसॉ, जितने भी अलग अलग तरह के समाज यहाँ पे बने, सोसाइटीज़ बनी, उन्होंने क्या रिफॉर्म किया, क्या सोशल लेजिस्लेशंस आए, ये सारी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से पढ़नी है। देन कम्स द एंटायर फ्रीडम मूवमेंट। इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो नॉन वायलेंस वाले मूवमेंट थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उनके इर्द गिर्द की घटनाएं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत अच्छे से लोग पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन जलियांवाला बाग मैसेकर से पूछे जा सकते हैं, या स्वराज पार्टी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद बनी थी, वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जिस पे लोग थोड़ा फोकस कम करते हैं, लेकिन वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इसके अंदर एक एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था वो हमको पढ़ना है, चाहे वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हो या फिर वो गांधीयन मूवमेंट्स हो। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री के पेपर में काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, और उन लिमिटेड टॉपिक्स में से नेसेसरीली 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। पिछली कुछ एग्जाम्स से लगातार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनोवेशंस और इन्वेंशंस हुए। उन इनोवेशंस को और इन्वेंशंस को किसने किया था, वो नाम क्या, कोई मशीन थी, उस मशीन का इन्वेंशन किसने किया था, सीधे सीधे उठा के इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। या फिर अमेरिकन, फ्रेंच या रशियन रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं
कि भाई ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के वक्त जो एक कांग्रेस हुई थी, उस कांग्रेस के अंदर कौन लीड कर रहा था, वो कहाँ पे हुई थी, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत लिमिटेड है और आपने इनको पढ़ा भी अपने स्कूल में, तो एक बार और अगर आप इसको पढ़ोगे, अच्छे से ब्रशअप कर लोगे, तो इस बात के हाई चांसेस है कि इन 2-4 टॉपिक्स से आप 2-3 क्वेश्चंस आराम से बना लोगे, जो आपको ओवरऑल अच्छा स्कोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये तो रही बात हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की, और मैंने कुछ टॉपिक्स आपको, इतने बड़ी हिस्ट्री में से कुछ टॉपिक्स निकाल के आपको बताए हैं कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत फोकस करके पढ़ना है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जब आप पोटेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो भी इन टॉपिक्स से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि हिस्ट्री में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि जो क्लासेस चल रही हैं शौर्य बैच में, उन क्लासेस को आप रेगुलरली अटेंड करो। जितनी भी डीपीपीस क्लासेस के साथ आ रही है, उनको अटेम्प्ट करो बहुत अच्छे से। जो पार्ट टेस्ट होने वाले हैं और आगे चल के फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, उस सारे टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेंड करो। अच्छे से अटेंड करो, मतलब अटेंड करो, पढ़ो और उसको अच्छे से अटेंड करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आई एम वेरी श्योर कि एग्जामिनेशन के दिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस बैठेंगे, आपको समझ में आएंगे और आप उनका सही जवाब दे पाओगे। बट रिमेंबर, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड द करियर इन विच यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन। जय हिंद। जय हिंद कैडेट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी, योर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स मेंटोर। आज हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं कि एनडीए में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना है, तो जी हां, इसका वेटेज तो काफी ज्यादा है। कई बार होता है कि कम से कम 10 क्वेश्चन भी पॉलिटी के आ जाते हैं और कई बार क्वेश्चंस का वेटेज कम भी हो जाता है, मतलब 4-5 भी हो जाता है। बट हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस साल किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहने वाला है। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चंस यहां पर हर साल पूछे ही जाते हैं, जो कि डायरेक्टली होते हैं। कुछ क्वेश्चंस स्कीम से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं। जैसे कई बार जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चंस मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड भी हैं। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की, कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर मैंने लिख लिए जिनसे पोटेंशियल क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टॉपिक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये वो टॉपिक्स है जो आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप 10 साल के पेपर देखेंगे तो इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस के पूछे जाने का वेटेज सबसे ज्यादा रहा है। जैसे पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम फीचर की बात करते हैं, इसमें साइलेंट फीचर्स भी आ जाते हैं और बोरोइंग फीचर्स भी आ जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है, डीपीएसपी किस कंट्री से बोरो करें। ये क्वेश्चंस आते हैं बोरोइंग फीचर्स के अंदर। और अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करें तो यहां पर पूछा जा सकता है कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या बहुत ज्यादा लचीला है या रिजिड है, तो इस फ्लेक्सिबल है। इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक यहां पर सबसे पहले आपको कवर करना होता है। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। जैसे ड्राफ्टिंग कमिटी क्या होती है, किस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, लास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। और हालांकि हम इसको बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं शौर्य 2023 के अंदर। आगे बात करें, आगे आपका आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रियम्बल खास करके क्वेश्चन इससे डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल के जो कीवर्ड्स हैं उनको लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना नॉर्मली भी हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज हम जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारे अधिकार क्या हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं एनडीए को लेकर भी। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो सीडीएस हो या फिर चाहे वो एनडीए हो, या अगर आप सीएससी भी देखेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को भी देखेंगे, तो डीपीएसपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्टली ही होंगे। अगर आपने डिटेल में डीपीएसपी पढ़ा है, समझा है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके के डायरेक्शंस हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा आती है, राज्यसभा आ जाएगा। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो इन सब के बारे में क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट्स है, चाहे 42nd अमेंडमेंट हो, 44th अमेंडमेंट हो, अभी लास्ट ईयर 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस पॉलिटी में सबसे ज्यादा होते हैं। पॉलिटी को अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में मजा भी आता है। पर आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप पॉलिटी को पढ़ें तो आप इसको मगअप ना करें, चीजों को समझिए। रटेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, बट आप चीजों को जब समझते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो मजा आता है। दूसरी चीज, जब भी आप पॉलिटी को पढ़ें तो इसे करंट अफेयर से जोड़ने की कोशिश करें। करंट के अंदर जितने भी पॉलिटी की चीजें आ रही है, जैसे अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है तो आप इसे जोड़िए कि कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। किसी दूसरे देश के अंदर अगर कुछ हुआ है तो इससे हमारी पॉलिटी से जोड़िए। इमरजेंसी के बारे में आप पढ़िए। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स भी आपके इसी तरीके से कवर करते जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप हर तरह का क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जो एनडीए का एक फेवरेट, मैं कह सकता हूं कि फेवरेट जो टॉपिक है एनडीए एग्जामिनेशन का, वो है प्लानिंग इन इंडिया। भारत के अंदर प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस किया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान का ब्लूप्रिंट किसने दिया था। इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। कई बार यह देखा गया है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए और कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे गए। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एलपीजी पॉलिसीज क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, अब देखिए अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो 6 महीने पुरानी स्कीम्स को भी पूछा गया है। मतलब एक साल के अंदर जितनी भी मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स आई आपको उनको पढ़ना है। इनके अलावा भी जो सरकार की काफी मेजर स्कीम्स रही है, जैसे मनरेगा की बात कर ली जाए, मिड डे मील की बात कर ली जाए, इनको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जीएसटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स के अंदर, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मतलब आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब पूछे जा रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम्स आगे होते जाएंगे, वैसे वैसे इनका लेवल भी बढ़ाया ही जाएगा। लेवल कभी कम नहीं किया जाता है पेपर का। पेपर के लेवल को बढ़ाया जाता है क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए आपको अप टू डेट रहना जरूरी है। फिर चाहे 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए या 15 क्वेश्चन आए, आपको अपना 100% देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप एसएसबी में अपीयर होते हैं और आपकी जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो जो डिफरेंस निकल कर आता है, जो कैंडिडेट रिकमेंड हुआ है और जो नहीं हुआ है, वो डिफरेंस आपका 10 नंबर भी हो सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हो उनको सही तरीके से पढ़ना है। और स्पेसिफिकली मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी आपके एसएसबी में भी बहुत काम आने वाला है। लेक्चरेट के अंदर वो काम आएगा। इकोनॉमिक्स के भी कई टॉपिक्स है जो आपके एसएसबी के अंदर भी काम आने वाले हैं। तो ये पूरा इस तरीके से आपको इन दोनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए अपनी इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है एनडीए 1 2023 जियोग्राफी के लिए, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। जियोग्राफी को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक फिजिकल जियोग्राफी जिसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और एक इंडियन जियोग्राफी जहां पर हम सारे फैक्ट्स देखेंगे। मतलब फिजिकल जियोग्राफी का अप्लाइड फॉर्म एक इंडियन ज्योग्राफी होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की रीजनल स्टडी या फिर केस स्टडी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हुए जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। जियोमॉर्फोलॉजी के हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ये हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां पर कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एटमॉस्फेयर रेस के अंदर जितनी भी रेस होती है, एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, ये सारी रेस इसके अंदर आएगी। विंड्स में तीनों विंड्स, परमानेंट विंड्स, उसके बाद सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स, ये यहां से साइक्लोन्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ग्रासलैंड की बात की जाए तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, फॉर एग्जांपल सवाना, डाउन, फेल्ड, ये सारी ग्रासलैंड को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ओशनोग्राफी के अंदर बात की जाए तो करंट्स और टाइड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये बेटा फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। अब वहीं जब हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फिजियोग्राफी, क्योंकि फिजियोग्राफी में क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे गए। हिमालय से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन, आपके प्लेट्यू से रिलेटेड पूछे गए, पेनिनसुला प्लेट्यू, थार डेजर्ट से रिलेटेड, आइलैंड ग्रुप से ऊपर। तो फिजियोग्राफी, फिर उसके साथ साथ ड्रेनेज, जिसमें
पेरेनियल रिवर और पेरेनियल रिवर के साथ साथ पेनिनसुलर रिवर। क्योंकि हमारे पास वक्त है तो हम एक एक चीज को डीप में समझेंगे। नेशनल पार्क कौन कौन से इंडिया के अंदर मतलब फॉरेस्ट लेजिस्लेशन के थ्रू जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे। इंडिया की सोइल ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग जो 8 तरह की सोइल्स बनाई हुई है, सारी सोइल्स देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसी सोइल के बेसिस पर एग्रीकल्चर देखेंगे। इंडस्ट्री, साथ साथ मिनरल्स की बात करेंगे, बट इंडस्ट्री से बहुत क्वेश्चन उठे। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट और स्पेशली रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड वाटरवेज, यहां से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एनडीए डिमांड करता है। तो ये बेटा हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है एनडीए 1 2023 के लिए। आप लोगों को, आप बेच के अंदर पढ़ रहे हैं, आप जो पुरानी शक्ति बेच है वहां से पढ़ रहे हैं, या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी होगी ज्योग्राफी को लेकर के। आपको सारी की सारी चीज ज्योग्राफी में कुछ इसी तरह से कवर करनी होगी अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए।